व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो सबसे पहले आपको रेड हेरिंग समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, कंपनी का ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देता है। जैसे कंपनी कितने शेयर बेचने वाला है, कंपनी के पास कितना शेयर है, इन्वेस्टमेंट क्या है कंपनी का, ठीक है, इसमें कंपनी में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इस कंपनी का अभी, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उस कंपनी का, ठीक है, जिससे ये डिसाइड हो सके अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको ये मतलब डिसीजन लेने में सुविधा हो कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, तो इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी को ओवरऑल आपको अगर जानना है तो आप उसके प्रोस्पेक्टस को देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी अभी कितने पानी में है। ठीक है, बेसिकली ये होता है। अभी यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है? ठीक है, तो जब कोई कंपनी पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम अपना शेयर बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसे एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो प्रोस्पेक्टस जारी करेगा तभी तो सबको पता चलेगा ना कि इस कंपनी के पास कितना शेयर है, क्या अभी उसके पास मतलब इस कंपनी का औकात क्या है मार्केट में, क्या वैल्यू है, ताकि जो शेयर मार्केट में पैसा लग जो मतलब शेयर खरीदेंगे उसको पता तो चले कि इस कंपनी का मतलब बेनिफिट होगा आगे या नहीं होने वाला है मुझे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर जो है जब प्रोस्पेक्टस कंपनी जारी करने वाली होती है तो उससे पहले, ठीक है, 3 दिन पहले एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास उनको ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करना होता है। एक तरीके से ये प्रोविजनल होता है। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरीके का प्रोविजनल प्रोस्पेक्टस होता है जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जमा किया जाता है। भारत में सेबी को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी माना जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं कंपनी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, अब मुझे अपने कंपनी का शेयर बेचना है, तो शेयर बेचने से पहले मैं अपना पूरा डिस्क्लोज करूंगा ना कि मेरे कंपनी में क्या चीजें हैं, कितने शेयर्स हैं, किस मतलब लेवल पे मेरी कंपनी काम करने वाली है। ये सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले होते हैं, जारी करने वाले होते हैं, तो उससे पहले हमें 3 दिन पहले, ठीक है, हमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से के पास प्रोविजनल प्रोस्पेक्टस देना होता है। ठीक है, कि सर हम अपनी कंपनी चालू किए हैं, हम अपने कंपनी में ये सारी सुविधाएं देने वाले हैं, ठीक है, तो आप एक बार अप्रूव्ड कर दो। तो 3 दिन पहले जब सेबी के पास जाता है, सेबी को लगता है कि इनका जो प्रोस्पेक्टस है लीगली सब कुछ सही है, मतलब कोई झूठे वादे नहीं किए गए हैं इसमें, ऐसा। तो ये सारी जानकारी सेबी देखता है। सेबी देखने के बाद अगर सेबी को लगता है कि नहीं इसमें सारी चीजें हैं, क्या रहता है इसमें ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, यही सारी चीजें होती है जो प्रोस्पेक्टस में होता है। क्योंकि वो प्रोविजनल है तो पहले उनके पास लेके जाना होता है, तो क्या रहेगा उसमें? फ्यूचर प्लान रहेगा कंपनी का, मैनेजमेंट कैसे चलेगा कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, ठीक है, कितने शेयर बेच सकती है, उसको कितना मतलब फंड रेज करने का मतलब वो है इच्छा है, उस कंपनी के अंदर फ्यूचर प्लान के लिए कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है। करेक्ट, तो ये सारी चीजें किसमें होती है? प्रोस्पेक्टस में होता है। तो यही प्रोस्पेक्टस जब हम सेबी के पास जमा करते हैं, प्रोविजनल ये प्रोस्पेक्टस, तो उसी को बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो कम जब सेबी के पास आता है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो वो देखते हैं कि इसमें कोई झूठा वादा वगैरह तो नहीं लिखा गया है। ठीक है, से इसका जो ये रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस होता है, सिर्फ इसका ये एक उद्देश्य होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर खरीदने वाले हैं, ठीक है, उनको अवेयर करें। ठीक है, कि भाई आप जिस कंपनी में लगा रहे हो, आप उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी जुटा पाए हो या नहीं, क्या वो कंपनी जो है फ्रॉड तो नहीं करने वाली, फाइनेंशियली कैपेबल तो है आपके रिफंड देने के लिए। करेक्ट, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो पाए, इन्वेस्टर जो हैं उनको मतलब किसी तरीके का चीट या फ्रॉड का सामना न करना पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है सेबी को जमा किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम किया जाता है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले आप एक प्रोस्पेक्टस का जो है प्रोविजनल बनाते हो,
जब आप आईपीआर पढ़ोगे ना, तो आईपीआर में जब आप ये पेटेंट लेने जाओगे तो सबसे पहले आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आईपीआर में देना पड़ता है अथॉरिटी के पास कि सर मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है। आप उसमें सारी डिटेल दे देते हो। जब आपके पास पूरा मतलब तैयार हो जाता है, डिटेल में आपका पेटेंट लेने के लिए जब रेडी हो जाते हो, तब आप फाइनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे जो ये प्रोविजनल ये है प्रोस्पेक्टस, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, वो एक तरीके से प्रोविजनल है, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाता है तब आपको जो है फाइनल प्रोस्पेक्टस आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, आपको प्रोविजनल प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, जिसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये तैयार करता है कंपनी, फिर इसको कहां जमा करता है, सेबी के पास, ठीक है। अब सेबी उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को क्या करेगा, समीक्षा करेगा, ठीक है। उसमें देखेंगे कि किसी भी तरीके का उसमें मतलब नुआंसेस तो नहीं है, किसी भी तरीके का चीटिंग या फ्रॉड का एलिमेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें देखने के बाद अगर कंपनी वो अथॉरिटी को लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको अमेंड करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो जैसे ही कंपनी से भी अमेंड करने के लिए बोल देगी, सब कुछ हो गया, फिर वो फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो एक कुल मिला के आप ये समझ सकते हो लेमैन लैंग्वेज में कि ये एक तरीके का प्रोविजनल प्रोस्पेक्टस होता है जो सेबी के सामने रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, व्हाट इज ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है, ये एक शेयर ट्रांसफर का फॉर्म होता है, ठीक है, जो जिसमें ट्रांसफरी जो शेयर रिसीव करेगा, ठीक है, और जिस दिन वो रिसीव करने वाला जो डेट उसका रहेगा, ठीक है, उसको ब्लैंक रखा जाता है। एक तरीके से आप समझ लो जैसे हम किसी को ब्लैंक चेक देते हैं, ठीक है, तो हम उसमें नाम नहीं लिखते, जिसको हम देने वाले हैं उसका नाम नहीं लिखते, और ऊपर से उसमें डेट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम ऐसे अगर किसी को देते हैं तो वो बंदा जिसके नाम से इशू करना रहेगा वो नाम लिख लेगा, और जिस डेट को उसको चाहिए वो डेट लिख लेगा। तो जैसे ब्लैंक चेक होता है वैसे ही ब्लैंक ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का चेक नहीं होता है, ये एक तरीके का जब हम शेयर ट्रांसफर करते हैं तो शेयर ट्रांसफर करने का एक तरीके का फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी को मेरा शेयर ट्रांसफर करना है तो मैं उसको एक ब्लैंक ट्रांसफर दे दूंगा, एक तरीके का वो भी रिसिप्ट ही होता है, ठीक है। उसमें नाम रहेगा उसका, डेट रहेगा, इशूकर्ता का सिग्नेचर रहेगा, और इशूकर्ता का किस बैंक किस कंपनी में शेयर है, कितना है, शेयर नंबर क्या, ये सारी डिटेल उसमें रहती है, एज इट इज जैसे चेक में होता है, ठीक है। तो फिर वही होता है, तो यही होता है आपका व्हाट इज ब्लैंक ट्रांसफर। मैं पढ़ देता हूं वापस से। ये एक तरीके का क्या होता है, शेयर ट्रांसफर का फॉर्म होता है, जिसमें ट्रांसफरी जो रिसीव करेगा और जिस तारीख को उसको मतलब रिसीव करना है वो तारीख, दोनों चीजें ब्लैंक रखी जाती हैं। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा, ठीक है, वो फॉर्म पर सिर्फ साइन करके दे देता है उस बंदे को कि भाई ये लो, आप अपना नाम और डेट भर लेना, फिर ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही होता है ब्लैंक ट्रांसफर, सेम एज ब्लैंक चेक। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है, ठीक है। जब कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज्यादा से एब्सेंट हो, अमेरिका गया हो, लंदन गया हो, कहीं भी गया हो, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके जगह पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिससे कंपनी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर कहीं गया है तो अभी कंपनी को किसी के साथ मीटिंग लेना है तो कौन लेगा, तो उसके जगह पे कोई प्रोविजनल डायरेक्टर तो होना चाहिए ना, अल्टरनेट डायरेक्टर तो होना चाहिए ना कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो उस समय पर जब ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट होते हैं, उनके जगह पर जब हम किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर कहलाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लीन ऑन शेयर। लीन ऑन शेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये कंपनियों का एक तरीके का लीगल राइट होता है, ठीक है, जो कंपनी को उन शेयर होल्डर के शेयर को अपने पास होल्ड करके रखने का अधिकार देता है जो शेयर होल्डर कंपनी से कोई लोन लिया हो या डेब्ट लिया हो,
ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई उसने लोन नहीं चुकाया है या डेब्ट नहीं चुकाया है ये कंपनी का, तो वो कंपनी उसके जितने भी शेयर रहेंगे उसको होल्ड करके रख लेगा। भाई जब तक तुम अपना पैसा जमा नहीं करते हैं लोन वाला, तब तक तुम्हारा शेयर पे अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है लीन ऑन शेयर। ठीक है, पढ़ देता हूं मैं। ए लीन ऑन शेयर इज द कंपनीज राइट टू होल्ड अ शेयर होल्डर्स शेयर एज सिक्योरिटी until the shareholder repays debt or loan out to the company। सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी से कोई लोन या डेप्ट ले रखा है, ठीक है, और उस बंदे का कंपनी में शेयर भी है, ठीक है, तो वो बंदा तब तक उस शेयर को नहीं ले सकता जब तक उसने बैंक कंपनी से लिए लोन या डेप्ट को रीपे नहीं करता। तब तक कंपनी का उस शेयर पे क्या रहेगा? लीन रहेगा। लीन मतलब एक तरीके का अधिकार रहेगा। ठीक है, पांचवा सवाल है आपका, हु इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी एक शेयर होल्डर ही होता है, ठीक है, जो कंपनी के वाइंडिंग अप होने पर या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब गरीब हो गया, भिखमंगा हो गया, इस तरीके का समझ लो। ठीक है, तो उसके बहुत सारे ऋण होते हैं ना। कंपनी कब कोई बाइंड होती है, कंपनी कब बंद होती है? जब उसके फाइनेंशियल जो कंडीशंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं। कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी लोन नहीं चुका पा रहा है, मटेरियल बन नहीं पा रहा है, स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रही है, तो कंपनी क्या हो जाता है? बंद होने के कगार पे आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कंपनी का कोई लोन वगैरह बाकी हो, ठीक है, और कोई ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देके कंपनी के लोन को खत्म कर देता है कि भाई अब कंपनी तो बंद हो रहा है, ठीक है, थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करके कंपनी का डेब्ट खत्म कर दो। ठीक है, तो जब कोई ऐसा शेयर होल्डर जो किसी वाइंडिंग अप होने वाली कंपनी में, ठीक है, या दिवालिया हो गई कंपनी को के ऋण या डेब्ट को अपने तरफ से, ठीक है, भुगतान करके, भरपाई करके, कंट्रीब्यूट करके खत्म करता है उनके देनदारियों को, तो उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूटरी। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन देता है वो कंट्रीब्यूटरी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी शेयर होल्डर हो। सी, ये हमेशा याद रखना, कंट्रीब्यूटरी जो होता है कंपनी के लोन और डेब्ट के भुगतान करने के लिए जो है लाइबल होता है, खास करके कंपनी जब बंद होने की परिस्थिति में हो या कंपनी जब दिवालिया घोषित होने के परिस्थिति में हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 सवाल। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आया? आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ब्लैंक ट्रांसफर, अल्टरनेट डायरेक्टर, लीन ऑन शेयर और कंट्रीब्यूटरी, ये 5 मैंने बताया, सभी को समझ में आया? नहीं, ये देखो, पहले आप मुझे ये बताओ इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, समझ गया, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसका तो लिमिटेड हो गया ना। नहीं नहीं, कंट्रीब्यूटरी यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूटरी एक तरह का शेयर होल्डर होता है, ठीक है, जो कंपनी के दिवालिया या बाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी के डेब्ट को चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है। हु इज प्रोमोटर? ठीक है, प्रोमोटर कौन होता है? तो मैंने शुरू में ही बताया था, जो भी बंदा किसी कंपनी को बनाने का नींव रखता है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोमोटर। ठीक है, मैं हूँ, नेहा मैडम है, हेमंत सर हैं, ठीक है, वंदना मैडम है, हम चारों पांचों मिलके एक कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सोच रहे हैं। मैंने बोला कि मैं लैंड देता हूँ, मैं, नेहा मैडम ने बोला मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे लगाती हूँ, हेमंत सर ने बोला मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास वो मतलब बड़े बड़े गाड़ियां हैं जिससे अपन सामान लाएंगे। ठीक है, फिर वंदना मैडम ने बोली कि मैं, मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर है जो कंपनी को मतलब बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह सब सारे मेरे पास हैं।
तो हम लोगों ने चारों पांचों ने मिलकर कंपनी को बनाने का सोचा, फिर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करे, सब अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी, कंपनी खड़ी हो गई, ठीक है। फिर हमने उसको रजिस्टर वगैरह जो भी करना था हम सब ने मिलकर करा। तो ये जो हम 4-5 लोग हो गए वो कौन हो गए? प्रोमोटर हो गए, ठीक है। वो लोग जो किसी कंपनी को बनाने की पहल करते हैं और वो शुरुआती सारे स्टेप्स लेते हैं जिससे कोई कंपनी खड़ी हो पाए, ठीक है। चाहे वो बिजनेस आइडिया देना हो, फंड सिक्योर करना हो, फॉर्मेलिटीज कंप्लायंस करना हो, ठीक है, कंपनी को रजिस्टर करना हो, ये सारी चीजें जो मिलके करते हैं वो कंपनी का प्रोमोटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, व्हाट इज जॉइंट वेंचर? वेंचर का मतलब होता है कंपनी, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे बोलता है जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर का मतलब है दो कंपनी कोई मिल के कोई काम करना चाह रही है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो कहलाता है जॉइंट वेंचर। देखो, जब दो या दो से अधिक कंपनी जब साथ मिलकर प्रोजेक्ट या इकोनॉमिक एक्टिविटी पर काम करते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई भी रिस्क है या कुछ उसमें फायदा है तो वो दोनों साझेदार होंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों अपने रिसोर्सेज, दोनों अपने एक्सपर्टाइज, दोनों अपने अपने जो एम्प्लॉय हैं उसको, ठीक है, सब कुछ दोनों मिल के लगाते हैं किसी कॉमन गोल के लिए, ठीक है, किसी पर्पज के लिए, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा? जॉइंट वेंचर कहा जाएगा। अरे मैं हूं, ठीक है, मैं बहुत बड़ा मतलब कंपनी चलाता हूं, मान के चलिए जूता बनाता हूं, ठीक है, और मैं जूता जो बनाता हूं तो मैं सिर्फ वो प्लास्टिक वाला बनाता हूं। कोई कंपनी है जो सिर्फ लेदर का उत्पादन करती है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि लेदर का शूज बनाऊं, लेदर वो देगा, शू मैं बनाऊंगा। हम दोनों मिलकर कंपनी को मतलब फॉर्म करेंगे और एक पर्पज क्या है हमारा कि जूता लेदर का होना चाहिए। अब जो भी पैसा आएगा कंपनी के अंदर या कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा या कोई भी एम्प्लॉयमेंट में किसी स्टाफ को रखना है, दोनों लायबल होंगे, फायदा होगा दोनों को मिलेगा, लेकिन पर्पज क्या था? लेदर का जूता, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जब दो कंपनी साथ मिलकर काम करती है तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक बात और याद रखना, दोनों कंपनी जब एक साथ आती है तो दोनों के जो पर्सनल काम है उसमें किसी डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं जूता बना रहा था, ठीक है, तो मैं फोम वगैरह का बनाता था, प्लास्टिक का बनाता था, तो मेरा वो अलग चीज है। मुझे सामने जो लेदर का बनाता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेदर वाला जो लेदर का काम कर रहा था उसको उसके प्लास्टिक वाले फैक्ट्री में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों के अपने अपने काम अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे चलेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दोनों का किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये दोनों सिर्फ एक पर्पज के लिए एक साथ आ रहे हैं, वही है जॉइंट वेंचर, ठीक है। कि भाई मेरे पास जूता बनाने की कला है, तुम्हारे पास लेदर बनाने का कला है, क्यों ना हम दोनों मिलकर जूते का मतलब लेदर का जूता बनाए। मैं जूता बना देगा, तुम लेदर ला के दे देना, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके का, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कोई कंपनी बनाई जाती है, ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि शेयर होल्डर तुरंत मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को किसी बैंक से या किसी पूंजीपति व्यक्ति से लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो जब किसी इन्वेस्टर से, उसको इन्वेस्टर कहा जाता है या उसको आप डिवेंचर होल्डर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई मान के चलिए मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं चाहता हूं कि किसी कंपनी को लोन पे दे दूं वो पैसा, ठीक है। तो जब कोई भी बंदा कोई कंपनी मेरे पास आती है एज अ इन्वेस्टर, एज अ डिवेंचर होल्डर, ठीक है, मैं किसी कंपनी को लोन पे देता हूं पैसा, तो ये क्या कहलाता है? डिवेंचर कहलाता है, ठीक है। जब कोई कंपनी किसी इन्वेस्टर से पैसे लोन पर लेती है तो वो डिबेंचर कहलाता है, ठीक है। इसका उपयोग कंपनी क्यों करती है? कंपनी को अपने कंपनी को आगे ले जाने के लिए जब पैसे की जरूरत होती है तब कंपनी जो है ये डिबेंचर इन्वेस्टर से
लोन पे लेता है, उधार पे लेता है, ठीक है। उसके बदले इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका जो मूल राशि उसने दिया था समय होने पर उसका मूल राशि वापस मिलेगा। यही होता है आपका डिवेंचर, ठीक है। अगर कोई कंपनी डिवेंचर वापस नहीं कर पाती है, ठीक है, एक हमेशा एक यहाँ पे भी याद रखना, डिवेंचर जो कोई कंपनी देता है वो या तो किसी प्रॉपर्टी के सकता है, ठीक है, या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पे दे सकता है। एग्जाम्पल फॉर श्वेता मैडम है, श्वेता मैडम को मैं लोन दे रहा हूं, तो मैं सोचा कि यार श्वेता मैडम बाद में देगी या नहीं देगी, तो उनका एक प्रॉपर्टी अपन मतलब उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम अपन लोन देते हैं, ठीक है, कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस प्रॉपर्टी को वो बेच ना पाए और बाद में अगर वो पैसा ना दे पाए तो मैं उस प्रॉपर्टी से बेच के पैसा निकाल दूं। तो ये क्या हो गया, ये मैंने अपने डिवेंचर को सेव कर लिया। एक होता है कि नहीं यार श्वेता मैडम अच्छी आदमी मतलब बहुत इनोसेंट है, वो कभी मेरे पैसे के साथ चीट नहीं करेगी, वो तो दे देगी, बहुत मतलब अच्छे लेवल की के लोग हैं ये लोग, तो ये कभी ऐसे नहीं करेंगे। तो मैंने आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुडविल पे, आपके पहचान पे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस देख के मैंने जब आपको लोन दे दिया, ठीक है, तो हो गया, वो हो गया विश्वास पे लोन देना, वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैंने नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो जब आप डिवेंचर पढ़ोगे तो तीन तरीके का डिवेंचर होता है, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड और एक होता है कन्वर्टिबल। सिक्योर्ड का मतलब कि भाई मैंने आपको लोन तो दिए लेकिन मैंने कोई प्रॉपर्टी आपकी उसके अगेंस्ट में रखे हैं, ठीक है, कि भाई मैं आपको इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको डिवेंचर दे रहा हूं, तो ये हो जाता है सिक्योर्ड डिवेंचर। क्यों, मैंने आपको लोन तो दिए, लोन का मतलब डिवेंचर, मैंने लोन दिए, मेरे लोन सिक्योर्ड है, क्यों, क्योंकि मैंने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर दिया है आपको, चाहे कोई कंपनी का कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे मान के चलिए कोई मशीन है, मैंने मशीन के ऊपर दे दिया, कंपनी का कहीं पर प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे दिया। तो जब किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को लोन देता है, ठीक है, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर होता है, क्योंकि उसका सेफ हो जाता है ना। अब वो कहाँ जाएगा, अगर वो कंपनी वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट लोन दिए थे उसको, ठीक है, तो वो लोन बेच ही नहीं सकता वो प्रॉपर्टी, तो मैं सेफ हूँ। अब वो कंपनी भागे या कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाता है सिक्योर्ड लोन, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, मैंने आपको विश्वास पे दिया था, कंपनी के रेपुटेशन पे दिया था, कंपनी के गुडविल के आधार पर दिया था, मैंने सोचा ये थोड़ी भागेगा, तो मैंने कोई प्रॉपर्टी उनका नहीं लिया और ऐसे ही दे दिया। तो ऐसे ही देने में क्या होता है, खतरा होता है कि कहीं कंपनी बंद न हो जाए, भाग न जाए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन, मतलब आपकी सुरक्षा नहीं है उसमें, कंपनी चली तो मिली, कंपनी डूबी तो गई, ठीक है। और तीसरा है कन्वर्टिबल, मैंने आपको लोन दिए थे, ठीक है, अब आप मेरे लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो मैं अपने जो लोन दिया था, जो डिबेंचर आपको दिए थे, लोन का मतलब डिबेंचर हमेशा याद रखना, तो मैंने जो आपको लोन दिए थे मैं उसको डिबेंचर से शेयर में तब्दील कर सकता हूं, ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी में शेयर का जो है साझेदार हो सकते हैं आप। तो जब कोई भी बंदा, जब कोई इन्वेस्टर अपने डिबेंचर मनी को शेयर मनी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। ये कंडीशनल होता है कि भाई तुम अगर मेरे लोन नहीं चुका पाए ना, तो मैं उसको तुम्हारे कंपनी में एज अ शेयर कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो जब कोई डिबेंचर कंपनी के शेयर से तब्दील हो जाता है तो वो कन्वर्टिबल डिबेंचर कहलाता है, ठीक है। तो डिबेंचर के साथ मैंने 3 टाइप भी आपको उसके बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया 8वां सवाल। 9वां सवाल है व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, नॉमिनी डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ वापिस से। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी कंपनी को डिबेंचर दिए, लोन दिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यार कंपनी बंद न हो जाए, ठीक है, मेरे पैसे बहुत सारे लग गए हैं, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपने तरफ से एक डायरेक्टर उस कंपनी में अपॉइंट करूंगा, ठीक है। जब कोई इन्वेस्टर अपने लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को, ठीक है, सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति को अपॉइंट करता है एज अ नॉमिनी डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक तरीके के डायरेक्टर का रोल निभाता है,
और वो इसलिए निभाता है कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मान के चलिए मैं हूं, मेरे करोड़ों करोड़ लग गए हैं, ठीक है, तो अगर कंपनी कहीं डूबी तो उससे पहले वो नॉमिनी डायरेक्टर को पता चल जाएगा ना कि कंपनी का स्टेटस क्या है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा। तो जैसे ही पता चलेगा तो वो जो डायरेक्टर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो सेफ हो जाएगा और उसके जो पैसे रहेंगे वो सेफ्टी के साथ वापिस आ जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट किसी कंपनी में पैसा लगाती है तो वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करती है, उसको बोला जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसे कोई इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी, जैसे अदानी है, अंबानी है, वो क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाता है, किसी भी कंपनी को दे देता है पैसा। ठीक है, या गवर्नमेंट या बैंक अगर किसी को लोन देती है किसी कंपनी को, तो उसमें वो अपने एक बंदे को अपॉइंट करती है एज अ डायरेक्टर। ठीक है, वही होता है नॉमिनी डायरेक्टर। उसका ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होता है जैसे बाकी डायरेक्टर का होता है, बस उसको इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि जो इन्वेस्टर है उसके साथ कभी फ्रॉड हो तो उससे पहले वो डायरेक्टर उसको सचेत कर। समझ रहे? तो ये होता है आपका नॉमिनी डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी तो आप लोग कॉलेज में भी समझते होंगे कि कोई स्टूडेंट नहीं आया तो उसके जगह पे साइन कर दो ताकि उसका अटेंडेंस लग जाए। तो किसी रियल बंदे के, किसी ओरिजिनल बंदे के बिहाफ में जब कोई थर्ड बंदा उसके जगह पे वो काम करता है तो वो प्रॉक्सी कहलाता है। ठीक है, तो कंपनी लॉ में ये बोलता है कि प्रॉक्सी एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के किसी मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जब वो कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बिहाफ में वो प्रॉक्सी कंपनी का मीटिंग अटेंड करता है, अगर वोटिंग वगैरह है तो वो भी वो वोटिंग कर सकता है। तो यही होता है प्रॉक्सी। 11वां सवाल है हमारा, व्हाट इज वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी का नाम ही में लिखा हुआ है जवाब। वन पर्सन कंपनी मतलब एक बंदे का कंपनी। एक बंदे का कंपनी का मतलब एक बंदे का, एक ही बंदा उसमें मालिक होगा, एक ही बंदा उसमें करता धरता होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्राइवेट कंपनी होता है जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और वही इंडिविजुअल व्यक्ति उस कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, तो ये होता है वन पर्सन कंपनी। दूसरा है आपका 12वां सवाल, व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी, आपको पता है जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर से। ठीक है, तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, मैं कंपनी हूँ, कंपनी में, मेरे कंपनी में बहुत सारा बेनिफिट हुआ तो मैं वो बेनिफिट क्या करूंगा, वो प्रॉफिट क्या करूंगा, अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो वही कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड शेयर के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या कैश के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट या कैश में शेयर करना चाहे या शेयर के तौर पे ही शेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। ये डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं कंपनी का। ठीक है, तो ये हो जाता है डिविडेंड। डिविडेंड से एक और सवाल बनता है जो आपके 15वां नंबर का सवाल है। ठीक है, एक सेकंड, कौन सा सवाल था? हाँ, एक सेकंड रुक जाए। हाँ, 15वां सवाल जो है आपका डिविडेंड से ही जुड़ा हुआ है तो मैं इसी के साथ वो भी अटैच कर देता हूं। अभी मैंने बताया कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वही डिविडेंड कहलाता है जब वो शेयर होल्डर में बांटा जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, कंपनी ना प्रॉफिट नहीं करती। ठीक है, और कभी कभी कंपनी प्रॉफिट करती है, तो हर बार कंपनी प्रॉफिट जो होता है तो शेयर नहीं करती। ठीक है, मान के चलिए कंपनी में 2011 में प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और कंपनी ने उस प्रॉफिट को, उस डिविडेंड को शेयर नहीं किया था। ठीक है, मान के चलिए 2011 में शेयर नहीं किया। अब 2012 में उन्होंने शेयर किया, प्रॉफिट हुआ था वो शेयर किया। 2013 में मान के चलिए उन्होंने उनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव शेयर जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने 2011 में प्रॉफिट वाला शेयर नहीं किया था, डिविडेंड शेयर नहीं किया था,
तो 2013 में जो आप खाली छोड़ रहे हो ना कि भाई अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो आप 2011 वाला यहाँ पे शेयर कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। 2011 में बेनिफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, आपने शेयर नहीं किया। 2013 में नहीं हुआ तो आप नहीं कर रहे हो, तो नहीं क्यों कर रहे हो, 2011 वाला अभी शेयर कर दो ना, क्या हो गया। तो ठीक है, तो यही जो 2011 वाला आपको 2013 में शेयर किया जाएगा वो कहलाता है कुमुलेटिव शेयर, क्यूमुलेटिव शेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, जब किसी कंपनी द्वारा किसी साल में प्रॉफिट किए जाते हैं और वो प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, और किसी साल या अगले ही साल मान के चलिए प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो शेयर नहीं मिलेगा किसी को, स्वाभाविक है ना, शेयर नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि भाई आप उस समय पर ये करो कि जो पहले प्रॉफिटेबल ईयर में शेयर हुआ था, मतलब प्रॉफिट हुआ था, वो शेयर आप इस ईयर में बांट दो, हो गया। तो यही होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 12 और वो हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, व्हाट इज फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था सिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब आप किसी को लोन देते हो कंपनी को, तो वो कहलाता है सिक्योर्ड। तो उसी सिक्योर्ड पर उस कंपनी के अगेंस्ट जो उस इन्वेस्टर का चार्ज बनेगा वो कहलाएगा फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी को लोन देता है, डिबेंचर देता है, तो उस प्रॉपर्टी पे उस कंपनी का, उस इन्वेस्टर का कौन सा चार्ज बनेगा, फिक्स्ड चार्ज, हमेशा याद रखना। ठीक है, और फ्लोटिंग चार्ज किस पे बनेगा, जिस पे आपने विश्वास करके दे दिया था कंपनी को, कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट में नहीं लिया था, कंपनी के गुडविल के आधार पर दे दिया था, तो वो जो चार्जेस होगा वो फ्लोटिंग होगा। ठीक है, वो कंपनी के इनकम आने जाने के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो होता है फ्लोटिंग चार्जेस। हमेशा याद रखना, कंपनी को जब कोई इन्वेस्टर डिबेंचर देता है, लोन देता है, अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देता है, तो उस प्रॉपर्टी पे उस इन्वेस्टर का फिक्स्ड चार्ज होता है, यही होता है फिक्स्ड चार्ज। और जब कोई कंपनी किसी कंपनी के कोई इन्वेस्टर कंपनी के गुडविल के आधार पर देता है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा खेलेगी, अच्छा जाएगी आगे, ठीक है, अच्छे बंदे लोग हैं उसमें, तो आप विश्वास के तर्ज पर जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, तो उस कंपनी के ऊपर जो आपका चार्ज बनता है वो फ्लोटिंग चार्ज होता है, फ्लोट करते रहता है। कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से मिलेगा, कंपनी लॉस करेगी उस हिसाब से मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका जो चार्जेस होता है वो फ्लोट करते रहता है, फिक्स नहीं रहता। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, डिफाइन ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब होता है फेमा के अंदर कि जो भी ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा जिस बंदे को ऑथोराइज किया जाता है किसी फॉरेन एक्सचेंज का काम करने के लिए या फॉरेन सिक्योरिटी से डील करने के लिए, तो वो ऑथोराइज पर्सन फेमा के अंडर ऑथोराइज पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो लेमन लैंग्वेज में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आरबीआई के द्वारा किसी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी से डील करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऑथोराइज किया जाता है, वो ऑथोराइज पर्सन कहलाता है। ये हो गया 14th। और 15th तो मैंने अभी बताया था, कुमुलेटिव शेयर, जो पिछले साल अगर कंपनी प्रॉफिट की थी और वो प्रॉफिट शेयर नहीं की थी, तो किसी साल में अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रीवियस प्रॉफिट आप इस ईयर में शेयर कर सकते हो, तो ये कहलाता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। 16वां सवाल है, व्हाट इज वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, बंद करना। आपको पता होगा कंपनी बहुत तरीकों से बंद हो सकती है, कई बार कोर्ट के ऑर्डर से बंद होता है, ठीक है, कई बार फाइनेंशियली डिफिकल्टीज आ जाती हैं तब बंद हो जाता है, कभी कभी शेयर होल्डर्स जो भी मेंबर्स होते हैं उसके बीच डिस्प्यूट हो जाता है तब वाइंडिंग अप हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से कंपनी का जो है ये कंपनी जो है बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है वाइंडिंग अप जो है वॉलंटरीली क्या होगा। ठीक है, मतलब व्हाट इज वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है, खुद से। आपको पता है आप किसी से लड़ते हो तो अगर जानबूझ के आप सामने से लड़ने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप वॉलंटरीली उस फाइट को करना चाहते हो।
तो वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वयं से, खुद से, और वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद करना। तो जब व्यक्ति खुद से, ठीक है, किसी कंपनी को बंद करे तो ये कहलाता है वॉलंटरीली वाइंडिंग अप, ठीक है। तो जब कोई कंपनी अपने मेंबर और शेयर होल्डर के साथ मिलकर कंपनी को बंद करने का डिसीजन लेता है, ठीक है, तो वो डिसीजन कौन सा होता है? वॉलंटरीली होता है, क्योंकि वो आपस में ही बैठ के डिसाइड किए कि भाई हमें अब कंपनी को बंद करना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, या कंपनी को जिस पर्पज के लिए बनाया गया था उसको गेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या जो मार्केट का अभी वैल्यू है उस मार्केट के अनुकूल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर कंपनी मेंबर खुद में ही सहमति से कंपनी को बंद करता है तो वो वॉलंटरीली वाइंडिंग अप कहलाता है। हाँ, दूसरा सवाल है आपका, इसके बाद 17वां सवाल, व्हाट इज अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। देखिए अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? एक हो जाना, ठीक है। मैं हूं और श्रद्धा मैडम है, एग्जाम्पल फॉर श्रद्धा मैडम सोचती थी कि मैं बीजेपी को वोट दूं, ठीक है, मैं सोच रहा था कांग्रेस को वोट दूं। अब हम दोनों साथ आ गए, हम दोनों ने कोई एक नई कंपनी बना ली, ठीक है, पार्टी बना ली, अब हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। तो जब दो विचारधारा, दो कंपनियां एक साथ आपस में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब ही होता है एक हो जाना या मिक्स हो जाना, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जब कोई कंपनी, एक एग्जांपल के तौर पर आपको, आपने सुना होगा वोडा नाम का एक कंपनी था, वोडाफोन, ठीक है, उसने आइडिया के साथ मिलके मर्ज हो गया, अभी उस कंपनी का नाम क्या हो गया? वीआई। तो वोडा जो आइडिया के साथ मिलके नया कंपनी बनाया उसको अमलगमेशन कहा जाता है, ठीक है। जब दो कंपनी या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म करता है, ठीक है, तो वो कहलाता है अमलगमेशन। तो यही है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो जब दो या दो से अधिक कंपनी एक हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है, और कोई नई कंपनी को क्रिएट करता है, बनाता है, तो उसको बोला जाता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। आपने सुना होगा देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों मर्ज हो गए, ठीक है। तो तीनों मर्ज होके नया नाम क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा ही था, क्योंकि उसका ज्यादा उसमें पैसा लगा हुआ था। लेकिन ये देना बैंक भी इसमें मर्ज हो गया, विजया बैंक भी इसके अंदर मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये जो मर्जर होता है वो अमलगमेशन कहलाता है। आपने सुना होगा आइनॉक्स सिनेमा है, ठीक है, उसको पीवीआर ने खरीद लिया, मतलब आइनॉक्स वाले पीवीआर के साथ मिल गए, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर क्या बना दिए? पीवीआर आइनॉक्स, दोनों मर्ज हो गया कंपनी, ठीक है। आइनॉक्स एक अलग कंपनी थी, पीवीआर एक अलग कंपनी थी। तो ये होता है। तो अमलगमेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपनी जब मर्ज हो जाता है आपस में और एक नई कंपनी को मतलब जनरेट करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, पैदा करता है, तो वो कहलाता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। 18वां सवाल है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इसका शुद्ध हिंदी होता है विदेशी मुद्रा, ठीक है। तो जो बाहर से पैसे आते हैं हमारे भारत में उसको क्या बोला जाएगा? विदेशी मुद्रा। इसी को इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। तो जब भारत के बाहर की करेंसी या भारत के बाहर का कोई भी एसेट्स भारत में आता है, ठीक है, लेकिन वो भारत का नहीं है, भारत से बाहर का है, और वो भारत में आता है, तो वही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे बाहर के कोई यूएसए से कोई बंदा आएगा हमारे भारत में, तो वहां पे थोड़ी वो वहां से भारत का डॉलर लेके वो आएगी, लेके आएगा 1000 का नोट, 2000 का नोट, वो तो वहां से डॉलर ही लेके आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे उसको डॉलर के बदले फिर रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही सब जो ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ का फॉरेन में, फॉरेन का यहाँ पे, जो भी ये फॉरेन के एक्सचेंज का जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट करने के लिए हमेशा याद रखना फेमा एक्ट आया था, ठीक है। कई बार इसका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है फेमा एक्ट का। तो फेमा एक्ट का मेन पर्पज जो था यही था कि कोई भी फॉरेन से लोग आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे आते ही वो उसको मतलब भारतीय पैसा लाता होगा, वो तो वहां का जो डॉलर होता होगा वही लेके आता होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं, फिर उसको मतलब भारतीय पैसे में बदल के दिया जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो फेमा के अंडर ही कवर की जाती है, ठीक है। तो जब भारत के बाहर की कोई करेंसी या कोई एसेट्स भारत में आता है, ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है।
बाहरी बिजनेसमैन हो, टूरिस्ट हो, ठीक है, तो वो तो विदेशी मुद्रा लेके आएगा भारत में। फिर जो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो वो पैसा तो डॉलर ही रहेगा तब तक, करेक्ट। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए कि भाई बाहर का कोई पैसा आता है तो कहाँ जाता है, क्या उसका मतलब पॉलिसी है, क्या ट्रांजैक्शन होगा, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो होता है ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए, उसको रेगुलेट करने और उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि फॉरेन करेंसी हमारे भारत में आए और मतलब डेवलप करे, इसीलिए हमने फेमा एक्ट बनाया था। इसी के अंदर ये फॉरेन एक्सचेंज का प्रोविजन है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी मुद्रा, जो बाहर से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, जो भी उनके द्वारा भारत के अंदर ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए फेमा एक्ट बनाया गया है। उसके पास से जो भी आएगा करेंसी वगैरह या एसेट्स वगैरह, वो विदेशी मुद्रा कहलाएगा या फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। 19वां सवाल है डिफाइन प्रोस्पेक्टस अंडर कंपनीज एक्ट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी लिखी होती है। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी का क्या मोटो है, किस लिए ये कंपनी बनाई गई थी, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, परफॉर्म कैसे करेगा, इस कंपनी में रिस्क भी है क्या, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको डिटेल में नॉलेज मिल जाता है कि भाई इस कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करने से फायदा है या नहीं, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रोस्पेक्टस। 20वां सवाल है व्हाट इज शेयर वारंट, ठीक है। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने कोई कंपनी बनाई, ठीक है। अभी कंपनी में ना मैंने कोई ABC कंपनी बनाई, राइट। अब ABC कंपनी बनाई तो मुझे तो फंड चाहिए ना, फंड रेज करना पड़ेगा तभी तो कंपनी बढ़ेगी। तो मैंने कंपनी के शेयर बेचे, ठीक है, शेयर बेच दिया। मुझे चाहिए था 5 करोड़ कंपनी को मतलब खड़ा करने के लिए, हमें चाहिए था 5 करोड़। अभी हमने शेयर बेचे फिर भी हमारे पास आए 4 करोड़, ठीक है। अभी भी हम कहाँ पे हैं, 1 करोड़ कम पे हैं। अब हमें 1 करोड़ और चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाते हैं कि भाई अभी जो शेयर बिकना था वो तो बिक गया, फिर भी हमें 1 करोड़ की कमी है। तो हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे अभी मैंने शेयर बेचा था सबको 1,000 रुपए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1,000 रुपए में एक शेयर बेचा है किसी के मतलब हर बंदे को, ठीक है। अभी कंपनी अगर 5 करोड़ की हो जाएगी, डेवलप करेगी, तो मतलब इनकम बढ़ेगा ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उस समय पर जब मैं शेयर बेचूंगा तो हो सकता है उस समय पे मैं 5,000 का बेचूं एक शेयर, 10,000 का शेयर एक बेचूं, 20,000 का एक शेयर बेचूं। जितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, जितना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, उस हिसाब से फिर शेयर बिकेगा ना, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 1 करोड़ कम है, 1 करोड़ हमें तो अभी ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम जारी करते हैं मार्केट में, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है शेयर वारंट। इसमें क्या होता है कि भाई अभी कोई भी बंदा, ठीक है, अगर इसको 1,000 में लेता है, ठीक है, और लेके रखता है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, लेके रखता है और 5 साल बाद, ठीक है, इसमें डेट लिखा रहेगा शेयर वारंट में कि 5 साल बाद तक आप इस कंपनी में अगर शेयर खरीदोगे तो आपको 1,000 रुपए तक ही शेयर मिलेगा, उससे महंगा आपको नहीं मिलेगा, भले उस टाइम पे मार्केट वैल्यू उसका 50,000 हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई अभी इतना सस्ता है ले लेते हैं, 5 साल बाद तक भी हमको अगर लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है, वो मेरी मर्जी होगी। तो उस डॉक्यूमेंट को वो बंदा तभी खरीद लेता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो जाता है, उसके पास एक अप्रूवल हो जाता है कि भाई अगर मुझे उस समय पे 5 साल बाद अगर मुझे लेना होगा इस कंपनी का शेयर तो मैं ले पाऊंगा, और उसी रेट में ले पाऊंगा जिस रेट में उस टाइम पे कंपनी बेच रही थी। भले उस टाइम पे जिस टाइम पे इसको खरीदना है उस टाइम पे उस कंपनी का शेयर 50,000 रुपए हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही होता है। मैं एक लेमैन में बोलूं तो जैसे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया मेरे 4th सेमेस्टर के लिए, ठीक है, तो आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो 499 में कराया। अब मैं जब एडमिशन शुरू करूंगा
तो आपको उस समय के रेट से कोई मतलब नहीं है। आपने तो करा लिया, आपका तो हो गया भाई फिक्स, आपसे अब ज्यादा लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन उस समय पे क्या पता मेरा मन हो कि भाई यार 799 बहुत कम है यार, इसको 1099 कर देता हूँ, राइट। लेकिन आपने तो पहले ही खरीद लिया था वो, तो जब वो आप पहले ही खरीद लेते तो आपको वही रेट लागू होगा, भले 5 साल बाद वो शुरू हो। समझ रहे हो? तो यही होता है शेयर वारंट। शेयर वारंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो फ्यूचर डेट के लिए उसी रेट में, जिस रेट में अभी शेयर बिक रहा है उसी रेट में उस समय पे देने का वादा किया जाता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर। ठीक है, तो ये होता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत है, उसने शेयर बेचा और उसको जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं मिला। ठीक है, अब वो शेयर वारंट बनाता है। शेयर वारंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें फ्यूचर डेट मेंशन होता है, ठीक है, और उसमें एक प्री डिटरमाइन अमाउंट लिखा होता है कि भाई उस समय पे भी अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको 1000 रुपए शेयर मिल जाएगा। ठीक है, और 1000 रुपए शेयर मिलेगा, भले उसमें 5 साल बाद का डेट डाला हो। ठीक है, आपको 5 साल बाद भी 1000 में ही मिलेगा, भले उस कंपनी का जो भी मतलब शेयर प्राइस उस समय पे हो। कहीं वो कंपनी 5000 की कंपनी 50 करोड़ की कंपनी हो, 50,000 करोड़ की कंपनी हो गई हो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो कितना शेयर बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन जिसने शेयर वारंट खरीद लिए थे उस समय पे कंपनी से, उसको उसी अमाउंट में मिलेगा जिस अमाउंट में वो कंपनी शुरू में बेच रही थी। ठीक है, तो ये होता है शेयर वारंट। सवाल है आपका 21वां, डिफाइन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर फेमा एक्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अकाउंट कितने टाइप का होता है। ठीक है, अकाउंट, तो यहाँ पे जब आप फेमा एक्ट पढ़ोगे तो अकाउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट का मतलब होता है, फेमा एक्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फेमा एक्ट क्या बोलता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेश से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो करेंट अकाउंट का मतलब होता है जब हम दूसरे देश के साथ कोई भी गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको जो ट्रैक किया जाता है उसको ट्रैक किया जाता है आपका करेंट अकाउंट से। ठीक है, बेसिक अंतर है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में हम पैसों का लेन देन करते हैं, करेंट अकाउंट में हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम पैसों का लेन देन करते हैं। कोई कंपनी आएगी हमारे भारत में पैसा लगाएगी, या हमारे भारत का आदमी कोई फॉरेन के कंट्री में पैसा लगाएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तो अपने अपने देश का ही पैसा लगाएगा ना। जैसे भारत का आदमी है तो वो भारत का रुपया लेके जाएगा, वहां पे कन्वर्ट करेगा, तब उसको जो है डॉलर में तब्दील करके कंपनी में लगाएगा। कोई अंग्रेजी कंपनी है, यूएसए का कोई कंपनी है, भारत आएगा तो वो डॉलर दे के कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, वो डॉलर को एक्सचेंज करेगा, राइट। तो ये होता है। तो करेंट अकाउंट का मतलब क्या, गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक करने के लिए करंट अकाउंट का यूज होता है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का पैसे का लेन देन, कैपिटल। ठीक है, कोई पैसे, कैपिटल का मतलब क्या, एसेट्स या लाइबिलिटी या जो भी अमाउंट होता है, कैश वगैरह वगैरह सब उसमें आता है। ठीक है, तो ये होता है। तो आपका सवाल क्या था, डिफाइन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब आप तो सीधा समझ गए, ठीक है, कि ये किसी न किसी तरीके से कैपिटल मतलब पैसा, संपत्ति या किसी तरीके का लाइबिलिटी से डील करता होगा। ठीक है, तो जब आप फेमा एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ोगे तो उसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो है तो इंडिया में, लेकिन उसके जो कैपिटल है, उसके जो एसेट्स हैं, उसकी जो लाइबिलिटी है वो आउटसाइड इंडिया में भी है। जैसे मान के चलिए मैं हूं, मेरे कोई प्रॉपर्टी अमेरिका में भी है, ठीक है, या मैंने किसी कंपनी में अमेरिका में पैसा लगाया है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। कोई बंदा जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, और उसका कोई कैपिटल भारत में है, ठीक है, उसके कोई एसेट्स या लाइबिलिटी भारत के अंदर है, तो उसका जो कैपिटल और एसेट्स होगा भारत में वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। और मेरा जो अदर कंट्री में है एसेट्स या लाइबिलिटी या जो भी कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर कवर होगा।
ठीक है, 3 लाइन दोनों में ये है, करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में, कि करंट अकाउंट में हम सिर्फ गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल का मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, या जो भी आपके पास पैसा वैसा किसी कंपनी में लगाए हो वो होगा, ठीक है। तो भारत के नागरिक का दूसरे देश में जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा, दूसरे देश के नागरिक का भारत के अंदर कोई ऐसा कैपिटल है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होता है, ठीक है। 22वां सवाल है, व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स डज टेक्स प्लेस, ठीक है, ये बोल रहा है व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स डज टेक्स प्लेस। तो इससे समझने से पहले आपको उसके बाद का सवाल समझना पड़ेगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो 23वां सवाल बोल रहा है एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जब मैं ट्रांसपोर्ट ये कौन था अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के अंतर, बीच में अंतर, ठीक है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता था, वॉलंटरीली, अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ ट्रांसफर में होएगा, अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूँ वॉलंटरीली है, ठीक है। तो जो भी एक्ट वॉलंटरीली होता था ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर कहा जाता था। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर किसी को ट्रांसफर होता था तो वो क्या कहलाता था, ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या था प्रोसीजर, क्या जैसे मान के चलिए मेरा कोई प्रॉपर्टी था, मैं मर गया, मैंने उसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा ना, प्रॉपर्टी बेच के गया, तो वो इनडायरेक्टली ऑपरेशन बाय लॉ वो प्रॉपर्टी किसको जाएगा, मेरे बेटे को जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉ यही बोलता है कि अगर कोई बाप मर गया तो उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट लीगल हियर को जाएगा, फर्स्ट लीगल हियर में उसके बेटे आते हैं, ठीक है। तो जब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन किसका बोल रहा है, प्रॉपर्टी का नहीं बोल रहा है, शेयर का बोल रहा है, ठीक है। तो शेयर को कैसे ट्रांसमिशन किया जाएगा, तो सबसे पहला 23वां सवाल एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब होता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब आमतौर पर लोग क्या करते हैं अपने शेयर को बेच देते हैं, ठीक है, तब उनका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। लेकिन जब बंदा मर जाए, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो उसका शेयर जो होता है बाय लॉ उसके लीगल हियर को चला जाता है, ठीक है। मैंने किसी कंपनी में शेयर खरीदे थे, मैं मर गया, अब उस शेयर का मालिक कौन होगा, मेरा बेटा होगा, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफर होगा शेयर वो हो जाएगा मेरे बेटे के नाम से, तो यही कहलाएगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने बेटे के नाम नहीं किया उस शेयर को, मैं मर गया तब उसको मेरा शेयर ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हो। तो ये होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ये होता है। तो यहाँ पे आपको 23वां सवाल ये हो गया। अब 22वां सवाल क्या बोल रहा था, व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर डज टेक्स प्लेस। तो कब हो सकता है, जब बंदा मर जाए, मैं मर गया तभी तो मेरे बेटे को आया ना, ट्रांसमिट हो गया। जब बंदा इंसेन हो जाए, पागल हो गया, अब मैं जैसे मान के चलिए मेरे नाम से था, मैं पागल हो गया, अब मैं प्रॉपर्टी को मैं समझता ही नहीं हूँ कुछ, ठीक है, बेसुध हूँ, तो वो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि लॉ यही बोलता है कि जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब दिवालिया हो जाए, इंसेन हो जाए मतलब पागल हो जाए, या मर जाए, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया इसमें है एनी अदर इवेंट विच अफेक्ट ओनरशिप ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहां पे ओनरशिप बाय लॉ ट्रांसफर किया जा सकता है, वैसी परिस्थिति में भी उस शेयर का ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब ऑपरेशन बाय लॉ ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर ए है, उसने शेयर खरीदा था, वो मर गया, ठीक है। तो उसका शेयर जो है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किसको जाएगा, उसके बच्चे को जाएगा, मिस्टर बी को, ठीक है, क्योंकि मिस्टर बी लीगल हियर था। तो यहाँ जो मिस्टर बी को वो शेयर ट्रांसमिट हुआ, यही तो है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। तो 22वां और 23वां दोनों सवाल हो गया। 24वां सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक्स, ठीक है। शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक इजी एग्जांपल से बताता हूं। मान के चलते हैं कि एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा
पिज्जा आप लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं खाया भी होगा। पिज्जा में कितने स्लाइस होते हैं? 6 स्लाइस होते हैं, मतलब मोटा मोटी, ठीक है। अगर आप उस पिज्जा के 6 स्लाइस में, ठीक है, एक स्लाइस निकाल के खाते हो, एक स्लाइस निकालते हो, तो वो स्लाइस क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है, ठीक है। और बाकी का जो पूरा पिज्जा था आपके पास, वो कहलाता है स्टॉक, ठीक है। अब मान के चलिए आपने या तो आपके पास पूरा पिज्जा है, ठीक है, तो पूरा स्टॉक आपके पास है, या आपके पास एक स्लाइस था पिज्जा का और दूसरे दूसरे जगह से एक एक स्लाइस आपने इकट्ठा किया, तो जोड़ के आप एक पिज्जा बना सकते हो ना, बराबर। तो जब पिज्जा का जो स्लाइस होता है वो शेयर होता है, और जब बहुत सारे शेयर एक साथ मिल जाते हैं तो वो कहलाता है स्टॉक, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मेरा किसी कंपनी में शेयर है, ठीक है, तो मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ओनरशिप रखता हूं, राइट, और यही शेयर मेरा बहुत सारे कंपनी में है, ठीक है। तो अब मैं फिर उसको शेयर नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा स्टॉक, क्योंकि शेयर मेरा बहुत सारे कंपनी में लगे हुए, ठीक है। तो जब किसी एक कंपनी में आप शेयर खरीदते हो तो उसको बोला जाता है सिंगल यूनिट ओनरशिप, ठीक है, आपका सिर्फ उस शेयर पे अधिकार है। अगर आपने उसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ शेयर आपने खरीद लिए, तो फिर उसको शेयर नहीं बोला जाएगा, फिर उसको स्टॉक बोला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर पे आपने शेयर खरीदे हैं, चाहे उसी कंपनी के हो या अलग अलग कंपनी में भी आपने शेयर खरीद के रखे हैं, तो जब एक साथ होगा तो वो स्टॉक ही कहलाएगा, ठीक है। तो सिंगल यूनिट मतलब सिंगल स्लाइस ऑफ पिज्जा इज अमाउंट टू शेयर, ठीक है, और पूरा जो पिज्जा का स्लाइस होता है अगर उसको एक साथ जोड़ लें तो ये कहलाएगा स्टॉक, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है एकदम मतलब लार्ज, क्या बोलते हैं उसको, व्यापक वो है, ठीक है। और ये जो है शेयर जो है एक स्मॉल यूनिट ऑफ ओनरशिप होता है, ठीक है। 25वां सवाल है आपका, टू डिफरेंस बिटवीन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। यहाँ पे आपसे बोल रहा है 25वां सवाल कि दो डिफरेंस बताइए, किसमें? कंपनी में और पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये है कि कंपनी जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है, जबकि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। दूसरा, कंपनी का जो होता है वो जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी का, ठीक है, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है, कंपनी जो होता है वो शेयर होल्डर के द्वारा ऑन किए जाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर ही कंपनी का मालिक होता है ना, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि कंपनी को अगर आपको वो करना है, इन्फोर्स करना है, तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तब वो लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। जबकि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप डीड आपने बनवा लिया तो आप उस कंपनी को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, व्हाट इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये तो नाम में ही लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या? शेयर अलॉट करना, अलॉट करने का मतलब किसी को देना, नाम में ही लिखा है, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर अलॉट करना, ठीक है। तो ये शेयर कब अलॉट किया जाता है? तो जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना होता है, ठीक है, तो वो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं या उसके अलावा वो पब्लिक डोमेन में भी, ठीक है, अपना शेयर बेचती है, ठीक है, अलॉट करती है। तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, उसके लिए पहले वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब शेयर बेचना है, ठीक है। फिर उसके लिए जिसको भी खरीदना होगा उनको एक एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। फिर कंपनी उनका जो है सेलेक्ट करती है कि हमें किसको शेयर बेचना है और किसको नहीं बेचना है। अब जिसका भी नाम कंपनी को चाहिए कि भाई मुझे इससे बेचना है, उनका नाम वो अपने रजिस्टर में दर्ज करती है, फिर उस नाम के हिसाब से शेयर को अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है शेयर अलॉटमेंट। जब किसी कंपनी को शेयर बेचना होता है तो वो उसका क्या करती है, एडवर्टीजमेंट देती है, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। जिसको भी लेना होता है वो एप्लीकेशन करते हैं कि भाई हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना है। फिर कंपनी क्या करती है, उन लोगों को रजिस्टर करती है जिनको लेना है,
अब कंपनी को उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि भाई हमें किन किन को शेयर अलॉट करना है। तो जिनका भी नाम उन्होंने लिखा होगा, दर्ज किया होगा, ठीक है, उनको वो अपना शेयर अलॉट करता है। तो यही होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शेयर कैन बी फॉरफिटेड, ठीक है। तो फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, जब्ती हो जाना, ठीक है। मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, 5th सेमेस्टर में है सीपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, उनके लेक्चर में मैंने बताया था, जब कोई भी बंदा किसी सिविल डिस्प्यूट में जिसमें प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी को मतलब किसी भी तरीके से मिसयूज करना चाहता है, या मामला कोर्ट में है और वो बेच के भागना चाहता है, ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसा अगर कोर्ट को अंदेशा हो कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी को जब तक मैं जजमेंट दूंगा तब तक थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करके निकल जाएगा, तो ऐसे में कोर्ट क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेता है, जब्त कर लेता है, ठीक है, कि भाई जब मैं जजमेंट दूंगा इसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी आजाद कर दूंगा। अब देखा जाएगा किसके फेवर में आता है, ठीक है, तब तक तो कोई बेच नहीं पाएगा। तो ये होता है। तो फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। तो शेयर को कब जब्त किया जा सकता है, तो शेयर को तब जब्त किया जा सकता है जब कोई शेयर होल्डर, ठीक है, जिनको कंपनी ने शेयर अलॉट किए थे, उनका जो भी किस्त रहा हो, मतलब कॉल मनी, कि भाई आपको इस महीने इतना इतना भरना रहता है। जब कोई शेयर खरीदता है ना, तो उसमें मतलब कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये शेयर खरीद रहे हो, हर महीने इतना इतना, ये जो भी रहता है उनका कंडीशन, वो सब रहता है उसमें। आप जब लेते हो शेयर तो उसमें आपको अग्री करना होता है, ठीक है। तो अगर आप उस हिसाब से कंपनी के जो भी कंडीशंस रहते हैं, ठीक है, अगर आपने उसको वायलेट किया है, ठीक है, या उसको फुलफिल नहीं किया है, तो आपने पहले से जो शेयर खरीद रखे होंगे, कंपनी आपका वो फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। और जब तक आप वो कॉल मनी, ठीक है, या जिसको किस्त बोलते हैं, वो नहीं भरोगे, तब तक वो आपका शेयर रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बंदा शेयर जो भी खरीदा होता है ना, वो टाइम पूरा होने से पहले ही बेच के निकलना चाहता है, ठीक है, जबकि कंडीशन ये रहता है, मतलब हर कंपनी का अपना अपना नियम है। तो आप कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपके शेयर को बेचने के लिए प्रोहिबिट किया है आपको, तो उस समय पर अगर कंपनी को लगेगा कि आप शेयर बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंपनी को जब ऐसा लगे कि जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, या कंपनी ने जो कंडीशंस दिए थे उनको वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, वो उनको जब्त कर लेते हैं, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने अभी बताया था, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, पैसे जो विदेशी मुद्रा का जो ट्रांजैक्शन होता है हमारे भारत में, ठीक है, चाहे वो कोई सामान खरीदता हो विदेशी आदमी, या विदेशी आदमी यहाँ के टूरिज्म में मतलब टूरिज्म करता हो, ठीक है, कुछ भी करता हो, तो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए फेमा एक्ट बनाया गया, ठीक है। अब इसके अंदर फॉरेन सिक्योरिटी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंटर मतलब कनेक्टेड बॉर्डर जो होता है उसके बीच, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है रेगुलेट करने के इरादे से ये फेमा एक्ट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th, ठीक है, 29 सवाल जो देखोगे वो सेम 21 ही है, तो मैंने गलती से दोबारा लिख दिया है, ठीक है। 30th सवाल है आपका, व्हाट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी। तो इसमें देखो नाम में ही लिखा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, इनकॉर्पोरेट होने से पहले, ठीक है, मतलब कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुए। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बनना। अभी कंपनी बना नहीं है, ठीक है, रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हम कंपनी के नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से पहले, मतलब वो कंपनी अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, ठीक है, उसके पहले ही कंपनी के नाम से जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता होगा, जो कंपनी बनाने का सोचा होगा, जो फॉर्म करने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है,
वही करेगा ना, तो वो कौन कहलाता है? प्रोमोटर कहलाता है। ठीक है, तो जब 4-5 लोग मिलकर किसी कंपनी को फॉर्म करने का इंटेंशन रखते हैं और वो उस कंपनी के नाम से पहले ही किसी से एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि भाई मुझे तुमसे फर्नीचर चाहिए या मुझे तुमसे ये चाहिए। ठीक है, तो प्रोमोटर के द्वारा कंपनी के नाम पर बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी के बनने से पहले जो होते हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st, गिव एनी 2 इंस्टांसेस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर फेमा एक्ट। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया कि जो अकाउंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल एसेट्स या लाइबिलिटीज का ट्रांजैक्शन करते हैं, करंट अकाउंट में हम गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है, इंस्टांसेस पूछ रहा है। तो पहला है लिविंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस और मेडिकल केयर। ठीक है, अगर कोई भी बंदा जो भारत में रह रहे हैं, उनके कोई रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो या उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हों, ठीक है, या वहां पे कोई उनका मतलब फैमिली रह रहा है, ठीक है, तो उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनके जो खर्चे हैं, उनको अगर भारत से पे किया जा रहा है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डील किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉरेन ट्रेड एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे अभी आपको पता होगा खान सर ने जापान से बहुत सारे मशीन मंगाए हैं जिससे गरीब लोगों को बहुत सस्ते दरों में मतलब एक्सरे किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो गुड्स जो है इंपोर्ट किया गया बाहर से, ठीक है, और उसका पेमेंट हमने किया भारत से, ठीक है, अपने देश से, तो अपने देश से जब किसी इंपोर्टेड गुड्स के लिए पेमेंट करते हैं तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंडर कवर होता है। ठीक है, दूसरा 32वां सवाल है आपका 32, एक्सप्लेन द टर्म ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, तो ऑथराइज्ड डीलर का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड डीलर वो बंदा या बिजनेसमैन होता है जिसको किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव परमिशन दिया हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 4, जैसे आप मान के चलो कोई मतलब आपने देखा होगा सैमसंग का कोई गैलरी है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको सैमसंग के फोन मिलेंगे, आपको एप्पल वगैरह उसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सैमसंग कंपनी ने उसको ऑथराइज्ड डीलर बनाया है, वो सिर्फ सैमसंग का ही प्रोडक्ट बेच सकता है, किसी और कंपनी का नहीं बेच सकता। ठीक है, तो जो ऑथराइज्ड डीलर होता है वो रिटेलर से अलग होते हैं। रिटेलर तो हर किसी का माल बेच सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, वो बस उसी कंपनी का माल बेच सकता है जिससे उसने डील किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, व्हाई द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे क्लॉज थे। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो होता है वो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो है वो एमओए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें कंपनी के एक्टिविटी और उसके पावर्स का जिक्र हुआ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि कंपनी में पैसा कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है, कैसे उस पैसे को कंपनी यूज करने वाली है। तो इससे क्या होता है, क्रेडिटर को ये पता लग जाता है कि भाई मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है, कंपनी ने पूरा डिटेल दे दिया है कि भाई वो पैसा कहाँ यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या होते हो, आप एकदम बेफिक्र हो जाते हो। ठीक है, आपको फिर डर कम होने लगता है, रिस्क कम रह जाता है। ठीक है, तो यही इसीलिए ये जो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। 34 सवाल है ये। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? तो शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को जारी करता है। ठीक है, कि भाई उनके शेयर का जो ओनरशिप का प्रूफ है उस तरीके से इसको ये इस्तेमाल कर। ठीक है, आपने मेरे कंपनी में मतलब शेयर खरीदे,
आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे कंपनी में आपका शेयर है? तो मैं आपको क्या दूंगा प्रूफ के तौर पे? मैं आपको दूंगा शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है एक तरीके का ओनरशिप प्रूफ होता है आपके शेयर के लिए। ठीक है, लास्ट सवाल है आज के लिए 35। ठीक है, कैन अ माइनर बिकेम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? क्या किसी कंपनी का माइनर बंदा मेंबर हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, भारत में माइनर को कंपनी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि माइनर लीगली कैपेबल नहीं होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है कि जब कोई बंदा बच्चा हो, ठीक है, मतलब 18 साल से नीचे का होता है, तो वो कैपेबल नहीं होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को मतलब फुलफिल करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को मतलब वो करने के लिए, मतलब फुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फॉलो करने के लिए एक तरीके से समझ लो। और ये किस केस से आया था? मोहिरी बीबी के केस से। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस था ना, उसके उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो किसी कंपनी का मेंबर भी नहीं हो सकता। ये प्रावधान अपने भारत में चलता है।